ज्योमेट्री 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, तो हम लोगों को जो बात करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो बात करनी है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों के पास पेन पेपर होगा, तो लिखते जाना, कोई डाउट हो पूछ लेना। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो देखो ध्यान से सुनना। ये एक्स वाई प्लेन होता है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, देखिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन टू डायमेंशनल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट इसका एच होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका के होगा। इसका ये मतलब है, अगर तुम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से, ये हो जाएगा एच। और ये जो डिस्टेंस हुआ है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा के। मतलब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट पी, ये ओरिजिन है 0,0। ये पॉइंट पी ओरिजिन से एच डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली एंड के डिस्टेंस वर्टिकली लोकेटेड है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड h distance horizontally and k distance vertically with respect to origin। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा h कॉमा k। इसका मतलब है ये पॉइंट ओरिजिन से h डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर है, और k डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस पर है। सिंपल मतलब ये है। इसको बोलते हैं फिर कोऑर्डिनेट्स। अब अगर दो पॉइंट होते, मान लेते हैं पॉइंट P1, इसके कोऑर्डिनेट्स है H1 कॉमा K1। पॉइंट P2 H2 कॉमा K2। तो अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉप करूं एक परपेंडिकुलर, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया है H1 और ये डिस्टेंस हो गया है H2। तो ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा H2 माइनस H1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये ब्लू डिस्टेंस है, ये भी H2 माइनस H1 होगा। ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है, ये K2 माइनस K1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा K2 माइनस K1? क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस है K2 और इतना डिस्टेंस है K1। K2 माइनस K1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, और पाइथागोरस से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो जो ये डिस्टेंस होगा P1 P2, ये हो जाएगा अंडर रूट H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर
प्लस K2 माइनस K1 का होल स्क्वायर, P1 P2, H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस K2 माइनस K1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे यूजेस है इसके भी, इसका यूज देखेंगे। और तो ये बेसिक चीज है, कोई कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से प्रूव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो जरा, अब आता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन मतलब होती क्या है देखो। तो पहले आता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो क्या होता है स्लोप, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ऐसी भी लाइन हो सकती है। पहली बात तो, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, मतलब लाइन वो मानी जाती है, एंगल हमेशा वो लिया जाता है जो वो एक्स एक्सिस से बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस एंगल का जो जो ये होता है टेन टेन थीटा, वो होता है स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, एम। इसको डिनोट करते हैं एम से, और वो होता है टेन थीटा। और थीटा क्या होता है, वो एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का टेन इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब जैसे अगर मैं गिवन फिगर में यहाँ देखूं, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है P1 P2। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूंगा इधर, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी। तो ये एंगल जो होगा ये होगा थीटा। तो ये भी एंगल फिर थीटा होगा, क्योंकि ये ये लाइन इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन H2 माइनस H1। या फिर इसको बोल सकते हैं Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, याद रखो। दिस इज स्लोप, स्लोप इज टेन थीटा, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X। ये लाइन का स्लोप होता है। अब लाइन क्या आती है, इक्वेशन। देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन का मतलब है उसकी इक्वेशन। कभी भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो उसका मतलब है उसकी इक्वेशन होगी। तो हमेशा कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई डिनोट्स स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो एक्स वाई में होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस अलग अलग फॉर्म में होती है ये इक्वेशन। नंबर वन इज मोस्ट जनरल फॉर्म। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो जितना भी कोई लाइन कॉल्ड मतलब ओरिजिन से
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कट करती है, वो होता है इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है जितना भी कोई लाइन डिस्टेंस कट करती है ओरिजिन से वाई एक्सिस पे। जैसे इस वाले केस में ये हो गया वाई, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ये होता है एक्स इंटरसेप्ट। और ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट जितना भी लाइन डिस्टेंस कट करती है फ्रॉम ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, और जितना भी लाइन डिस्टेंस कट करती है फ्रॉम ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस, वो उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम क्या होता है स्लोप और सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। थर्ड इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म, या इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये होता है, देखो मतलब क्या है इसका, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो एक फिक्स पॉइंट x1 कॉमा y1 से पास हो और उसका स्लोप m हो। मतलब एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप m गिवन होना चाहिए। अगर लाइन का स्लोप गिवन है और एक फिक्स पॉइंट गिवन है जहां से वो पास हो रही है x1 कॉमा वाई वन, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, इट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स। नहीं, ये सब चाहे तुम फॉर्मूले याद रखो या जैसे भी मान लो, ये सब याद होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो y माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू m टाइम x माइनस एक्स। एक होता है टू पॉइंट फॉर्म। ये वन पॉइंट फॉर्म जैसी ही होती है, इसमें स्लोप गिवन नहीं होता तो स्लोप निकल आएगा। मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन, एक तुमको ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि दो फिक्स पॉइंट x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू इससे पास होती है। मतलब ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन में गिवन हो। मतलब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो वो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन, इट इज m, स्लोप क्या होता है m, और वो क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ब्रैकेट में x माइनस एक्स। ये टू पॉइंट फॉर्म होती है। इसमें और वन पॉइंट फॉर्म में इतना ही डिफरेंस है, वन पॉइंट फॉर्म में स्लोप गिवन होता है, यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ता है। तो ये वन पॉइंट फॉर्म जैसा ही तो हो गया, यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं था तो स्लोप निकाल लिया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फॉर्मूले स्लोप निकाल लिया। तो वाई माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि स्लोप हो गया ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स। दिस इज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, टू पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके। और फिफ्थ फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होती है सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, जिसमें ए होता है एक्स इंटरसेप्ट और बी होता है वाई इंटरसेप्ट। ए होता है एक्स इंटरसेप्ट, बी होता है वाई इंटरसेप्ट। ये पांच होती हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अलग अलग फॉर्म में, ये बात पता होनी चाहिए। अगर कभी दो लाइन गिवन है,
लाइन का मतलब है उनकी इक्वेशन, में बार बार कह रहा हूँ, लाइन गिवन होने का मतलब ये नहीं कि लाइन तुम्हें गिवन होगी, नहीं, उसकी इक्वेशन गिवन होगी। तो जैसे मान लो कोई एक लाइन गिवन है L1, जिसकी इक्वेशन है y = या कुछ और मान लो, ये कोई एक लाइन है और कोई दूसरी लाइन है मान लेते हैं, तुम इस लाइन को y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकाल सकते हो, और इस लाइन को भी y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकाल सकते हो। लेट सपोज मान लेते हैं इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। अब एक चीज आती है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये कन्वेंशन देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, ये मान लो लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो इनके बीच का एंगल हमेशा ये छोटा एंगल लिया जाएगा, मतलब ये वाला बड़ा एंगल नहीं लेते, जो फॉर्मूला है उसको छोटे एंगल का होता है, ये थीटा। तो हमेशा इनके बीच का जो छोटा एंगल होता है वो लिया जाता है। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वो होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m। इसका मॉडुलस, क्योंकि अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर देना। ये एंगल छोटा होता है, 90 से छोटा एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल लिया जाता है हमेशा, और एक्यूट एंगल का टेन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ से दो लाइन के बीच का एंगल निकलता है। टेन थीटा इज m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर m1 - m2 नेगेटिव आए तो पॉजिटिव कर देना। अब इफ अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल 90 होगा। तो θ = 90 डिग्री, उनके बीच का एंगल 90 होगा। तो फिर टेन 90, ये होता है इनफाइनाइट, टेन 90 इज नॉट डिफाइंड। ये हो गया m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब कोई भी फ्रैक्शन अगर इनफाइनाइट है, वो तब इनफाइनाइट होता है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होता है। इट इम्प्लाइज 1 + m1 × m2 = 0। इसका मतलब m1 × m2 = -1। तो ये बात सबको याद रखनी है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर उन अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, थीटा जीरो। इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो टेन जीरो जीरो होता है बेसिकली। तो यानी कि m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 = 0। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन अगर जीरो होता है, कोई भी फ्रैक्शन अगर जीरो होता है तो वो जीरो तब होता है जब उसका न्यूमरेटर जीरो, यानी कि m1 - m2 = 0। इट इम्प्लाइज m1 = m2। तो जब भी कोई दो लाइंस अगर पैरेलल होती है, उनका स्लोप इक्वल होता है। ये दो तुम्हें रिजल्ट याद रखने हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा।
और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। एक दो चीजें और, दो लाइन से मान लो, अगर ये दो लाइन पैरेलल, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस, इसकी इक्वेशन बोल देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब भी कभी अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो हमेशा x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, याद रखना। बस केवल से कांस्टेंट अलग होता है C1 C2 बस, और सब कुछ सेम होता है। दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो दोनों में जो x का कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है, y का कोफिशिएंट जो होता है वो सेम होता है, बस कांस्टेंट अलग होता है। इनके बीच का तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2, या फिर C2 माइनस C1, कुछ भी कर सकते हो। कोई डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है हमेशा। तो C1 माइनस C2 भी ले सकते हो, C2 माइनस C1 भी ले सकते हो, वैसे ही मॉड लगा हुआ है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, अपॉन √a² प्लस b²। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना। एक और चीज, मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट है, लेट सपोज P, ये पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये मिड पॉइंट है। R मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला कह सकते हैं, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये R का x कोऑर्डिनेट हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये R के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक और चीज देखो, अगेन ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q, बीच में कहीं मान लो R हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये पॉइंट R हो गया। ये पॉइंट R लाइन PQ को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब PR रेशियो RQ इज m/n, m रेशियो n। तो इस केस में इसे सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, R का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ये R का x कोऑर्डिनेट होगा। my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये वो R के कोऑर्डिनेट्स हो गए। m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m+1, m+n ये x कोऑर्डिनेट है। m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 अपॉन m+n, ये n, ये R का y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये सब वही बात है, तुम लोगों ने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, देखा होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
इससे क्वेश्चन से पहले एक और चीज, क्वेश्चन से पहले एक और चीज, जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, जस्ट एज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये x2, y2, और ये कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। तो अगर कभी भी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, और सेंट्रॉइड में बता चुका हूँ मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होता है सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो कभी, या तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ। तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको, देखो हाफ, x1 से शुरू करो, x1, y1, x2, y2, x3, y3, और फिर से लिख दो लास्ट में x1, y1, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज कर दो। अब ध्यान दो सुनना, x1, y1 और माइनस का x1, y2 माइनस x2, y1, ऊपर से नीचे प्लस होगा और नीचे से ऊपर माइनस होगा। तो ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा। तो फाइनली एरिया क्या बनेगा, हाफ x1, y2 माइनस x2, y1 प्लस x2, y3 माइनस x3, y2 प्लस x3, y1 माइनस x1, y3। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये सबको याद रखना है। और अगर जैसे मान लो पैरेललोग्राम होता या कोई रेक्ट, मतलब कोई भी ऐसे, लेट्स सपोज जैसे होता क्वाड्रिलेटरल, उसके चार कोऑर्डिनेट होते x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। तो उसका एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या निकालते, हाफ, स्टार्टिंग करो x1 से, x1, y1, फिर x2, y2, x3, y3, x4, y4, और एंड फिर से कर दो x1, y1 से। और उसके बाद जैसे ट्रायंगल में लिखा था वैसे ही लिख दो, ऊपर से नीचे प्लस के साथ x1 × y2 माइनस x2, y1 प्लस x2, y3 माइनस x3, y2 प्लस x3, y4 माइनस x4, y3 प्लस x4, y1 माइनस x1, y4। इस तरह से लिख दो। दिस इज एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ऐसे एरिया ऑफ पेंटागन भी बता सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बता सकते हो, याद रखना ये फॉर्मूला। ये क्वेश्चन करना चलता, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अंडर रूट -5 - 3, मतलब -8 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 7, 6 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ए बी हो गया √64 + 36, √100, मतलब 10 हो गया। अब मैं पहले फोर्थ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी, एक पॉइंट है 3, 7, और दूसरा पॉइंट है बी -5, 13। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी होगा y - 7, इट इज y2 - y1, 13 - 7 अपॉन -5 - 3, x - x1, x - 3। तो ये हो गया y - 7, इट इज 6 अपॉन -8
x-3, तो ये हो गया 8y-56, इट इज माइनस का 6x प्लस का 18, तो ये हो गया 6x प्लस का 8y, इट इज 56 प्लस 18, 56 प्लस 18 कितना होगा 74, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4y, इट इज 37। ये आंसर आए, ये करना। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू 1, परपेंडिकुलर टू 1 का मतलब जो पहली इक्वेशन है उसके परपेंडिकुलर। तो पहली इक्वेशन में लाइन का स्लोप क्या है -3, तो जो सेकंड लाइन होगी उसका स्लोप होगा 1/3। तो एक ऐसी इक्वेशन बताई लाइन की जो 1, 2 से पास होती है, तो y-2, इट इज 1/3 x-1, 3y-6, इट इज इक्वल टू x-1, 3y-x, इट इज इक्वल टू 5। ये आएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये सबका आना चाहिए, ये सबका आना चाहिए, सबका। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। C1 की वैल्यू हो गई 3 और C2 की वैल्यू हो गई 12, तो 12 - 3 इज 9 अपॉन में 3² प्लस 4² करना, √9/5 इज द आंसर। इसको भी करते हैं अभी। ये करो, चलो ये बताओ यार। -a, -b की बिल्कुल इमेज होगी। a, b अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो -a, -b थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो -a, -b 0, 0 और a, b ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ही बनाएगा। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे ही होंगे। और जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो चारों भी कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये पैरेललोग्राम की वर्टेक्स नहीं हो सकती, ये तीनों एक लाइन में लाई कर रहे हैं। ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकते, तो कोलिनियर ही बचता है, सर्कल के भी पॉइंट्स नहीं हो सकते। और एक और तरीका है, ये तो खैर देख के होना चाहिए था, पर एक और तरीका है। तुम चारों पॉइंट से मान लो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो उसका एरिया निकाल लो, और एरिया 0 आना चाहिए। अगर एरिया 0 आएगा इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। तुम एरिया निकाल के अगर एरिया 0 आ रहा है तो भी कह सकते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ये भी एक तरीका है। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8 करो। फाइंड द कंडीशन अंडर विच द स्ट्रेट लाइन x+2y-9 इक्वल टू 0, 3x+5y-5 इक्वल टू 0 एंड ax+by-1 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ये तीन स्ट्रेट लाइन गिवन है। x+2y इक्वल टू 9, और तीसरी लाइन गिवन है ax+by, इट इज इक्वल टू 1। देखो जब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब है एक पॉइंट से पास हो रही है, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो वहां से तुम्हें x, y आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, यानी कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। मतलब x और y की वैल्यू, मतलब वो वाला पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा जहां से ये दोनों लाइन पास हो रही। और अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो ये थर्ड लाइन भी, ये जो थर्ड लाइन है ये भी इस वाले पॉइंट से पास होगी। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो थर्ड वाली इक्वेशन में ax+by=1 में सेटिस्फाई करा दो। वो कंडीशन आ गई, वो ए और बी में कंडीशन आ जाएगी। ये क्वेश्चन बताओ। डायग्राम बनाया जाए अगर, ऑल्दो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं डायग्राम के, बट फिर भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, ये -1, -2, -3, एक पॉइंट है 2,4, x2y4,
और दूसरा पॉइंट है 3, -2, x3y-2, ये लाइन है। इस लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, और किस पॉइंट पे रोटेट किया? उस पॉइंट पे जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। एक्स इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहीं से इसको 90 रोटेट कर दिया, तो दूसरी लाइन ऐसे बनेगी। इसको 90 क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, दूसरी लाइन को जैसे बने। तो पहले तो जो पहली लाइन थी फर्स्ट वाली, उसका स्लोप निकाल सकते हो। ये पॉइंट था 2,4, और ये जो पॉइंट था ये हो गया 3, इसका जो स्लोप होगा वो होगा y2 - y1, तो -2 - 4 अपॉन m1, स्लोप को मैंने m1 बोल दिया, अपॉन 3 - 2 -6 अपॉन 1, स्लोप आ गया -6। तो ये जो रेड वाली लाइन है, दूसरी लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा ये 1/6 हो जाएगा। m1 m2 -1, m1 × m2 इज -1, यहाँ से स्लोप 1/6 हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप अगर 1/6 हो गया, तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब ये लाइन एक्स एक्सेस से पास हो रही है, तो ये पहले ये पॉइंट निकाल लो, कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट, कैसा निकलेगा? फर्स्ट जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकाल लो। उसकी इक्वेशन आएगी y-y1, y-4, इट इज स्लोप, मतलब -6, x-2। तो ये हो गया y-4, इट इज माइनस का 6x प्लस का 12, तो 6x प्लस y, इट इज 4 + 12, दैट इज 16। लाइन की इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट वाली कौन सी लाइन की? जो फर्स्ट लाइन है ये वाली। अब ये लाइन अगर एक्स एक्सिस से पास हो रही है, तो एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। तो यानी यहाँ पे y को 0 डाल दो, तो 6x कितना हो गया? 16। तो x कितना हो गया? 16/6, मतलब 8/3। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया 8/3, 0। तो दूसरी लाइन का स्लोप 1/6 और वो लाइन 8/3, 0 से पास हो रही है। तो y-0, इट इज 1/6, x-8/3, बात खत्म हो गई। तो ये हो गया y = 1/6, 3x - 18y इज इक्वल टू 8। 3x - 18y इज इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सबका आना चाहिए, ये देखते आना चाहिए, ध्यान से सुनना जरा। -2 के कॉमा के, दूसरी वर्टेक्स गिवन है k, k, और थर्ड वर्टेक्स गिवन है k, -3 के। ये ट्रायंगल गिवन है, इसका एरिया गिवन है। तुम एरिया निकालो मत, क्योंकि एरिया निकालो लंबा पड़ेगा, एरिया की जरूरत नहीं है। एरिया निकाल भी लोगे तो एरिया के फॉर्म में आएगा, वो 24 है, तो के की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। अब देखो, वो मत निकालो, एरिया मत निकालो, पहले ध्यान से ये देखा करो। अगर कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा गया हो, तो पहले ये चेक करा करो क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। क्योंकि अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो जो वर्टेक्स 90 का एंगल बनाती है वही ऑर्थो सेंटर होगा। ये बात बताई थी मैंने तुम्हें, ज्योमेट्री 2 में बताई थी। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, तो यही वाला पॉइंट होगा ऑर्थो सेंटर।
क्यों होगा? क्योंकि ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बी सी पर, तो लाइन ए बी इटसेल्फ इज द परपेंडिकुलर, साइड ए बी इटसेल्फ इज द परपेंडिकुलर। अगर मैं पॉइंट सी से ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर ए बी पर, तो साइड बी सी इटसेल्फ इज द परपेंडिकुलर। तो वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वही वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर भी होती है, क्योंकि जब दो परपेंडिकुलर यहाँ आके मिल रहे हैं, तो तीसरा भी यहीं से जाएगा। मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो तीसरा भी तो यहीं से जा रहा है, ये वाला। और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। बस आंसर 2,2 हो गया। फिर के कॉमा के इज द ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ना। तो यानी जो भी ऑर्थो सेंटर होगा वो के कॉमा के इस फॉर्म का होगा, के कॉमा के ऐसा एक ही ऑप्शन है, 2,2, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब ये कैसे चेक करो राइट एंगल ट्रायंगल है? स्लोप से चेक कर सकते हो, पाइथागोरस से चेक कर सकते हो। तुम इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। तुम इन दोनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से। इन दोनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से। और इन दोनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूले से। और पाइथागोरस सेटिस्फाई करा दो। एक तरीका ये है। पाइथागोरस सेटिस्फाई करा दो, एक तरीका ये है राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने का। दूसरा ट्रायंगल, तुम इन दोनों का स्लोप निकाल लो। इन दोनों का स्लोप निकाल लो। और वो स्लोप एक दूसरे के, वो तुम देखना स्लोप वाली प्रॉपर्टीज। तो ये भी पता लगे ये एंगल 90 डिग्री का है, बस ये लाइन ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है। लाइन ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है, तो वो भी कर सकते हो तुम। तो फाइनली ये पता लग जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो वर्टेक्स बी होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। तो वो के कॉमा के आएगा। और के कॉमा के मतलब 2,2। तो यानी कि ऑर्थो सेंटर देखते आ गया 2,2। तो जब भी तुम्हें किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो, सबसे पहले ये चेक किया करो कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो एक वर्टेक्स गिवन जो 90 डिग्री वाली होगी वही ऑर्थो सेंटर बनाएगी, वही ऑर्थो सेंटर भी होगी। क्वेश्चन आ रहा है अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना होता। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स। देखो ध्यान से सुनना। ये अगर पॉइंट है x1, y1, ये अगर पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट है x3, y3। क्वेश्चन ये आया अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, कैसे निकालेंगे? देखो, तुम x2, y2, तुम इस पॉइंट मतलब नाम दे दो। ये पॉइंट लेट सपोज ए, ये बी, ये सी। तुम बी सी का स्लोप निकाल सकते हो। बी सी का स्लोप निकाल सकते हो, निकाल लोगे आराम से। तो ऐसी लाइन जो बी सी के परपेंडिकुलर होगी उसका भी स्लोप निकल आएगा, ए एम। जो स्लोप बी सी का होगा, उसका परपेंडिकुलर लाइन है ए एम, उसका स्लोप आ जाएगा। और ए एम का स्लोप आ गया और ए एम x1, y1 से पास हो रही है, तो ए एम की इक्वेशन आ जाएगी। ए एम की इक्वेशन आ जाएगी। यही सेम तरीका लगाओ यहाँ से, बनाओ परपेंडिकुलर, और सेम तरीका यहाँ लगाओ। तुम ए सी का स्लोप निकाल लो। ए सी का जो स्लोप होगा, ए सी का स्लोप जो होगा, उसका परपेंडिकुलर स्लोप, उसका परपेंडिकुलर लाइन बी एन है, उसका भी स्लोप आ जाएगा। तो बी एन का स्लोप आ गया और बी एन पॉइंट बी x2, y2 से पास हो रही है, तो बी एन की इक्वेशन आ जाएगी। ए एम की इक्वेशन आ गई, बी एन की इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, यही तो ऑर्थो सेंटर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा यही तो ऑर्थो सेंटर होगा। चलो, मेरा यही सब कोऑर्डिनेट है, बस यही सब ज्योमेट्री 7 है। अब तुम मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसका हार्डली एक आध क्वेश्चन आएगा, लेकिन तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए। मतलब इस पे उतना फोकस ना करके और चीजें पक्की करो, लेकिन ये करना है। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम इसमें बस पुराने कैट के क्वेश्चन आए हुए कर लो, सबसे बेस्ट वही रहेगा। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं।